जब मैं वहां चले तो। ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। टुडे वी विल बी स्टार्टिंग फोर्सेस बिटवीन मल्टीपल चार्जेस। यहां पर आता है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है, जब एक दो से ज्यादा चार्जेस होते हैं तब उनका इंपैक्ट किसी एक चार्ज पर किस तरीके से पड़ता है, दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी ओवर हियर टुडे। ठीक है ना, तो यहां पर देखते हैं सबसे पहले the mutual electric force between two charges is given by Coulomb's law. How to calculate the force on a charge when where there are not one but several charges around. जब एक से ज्यादा चार्ज अराउंड होता है तब किस तरीके से यहाँ पे ये टेक प्लेस करेगा. Consider it as a system of stationary charges Q1, Q2, Q3, Qn in any medium. कोई जरूरी नहीं है वैक्यूम में हो, in any medium, किसी भी मीडियम के अंदर. ठीक है, तो कैसे होगा? What is the force on Q1 due to remaining charges? Coulomb's law is not enough to answer this question. हम लोगों को एक और प्रिंसिपल पढ़ना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, लेकिन उसका बेसिक Coulomb's लॉ ही रहेगा. ठीक है, ओके. तो यहाँ पे it is verified that force on any charge due to a number of other charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at a time. ठीक है, अब यहां पे पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद देखिए यहां पे. फॉर एग्जाम्पल ये एक चार्ज है. ठीक है, दिस इज वन चार्ज. ओके, दिस इज चार्ज Q1 और यहां पे एक दूसरा चार्ज है. सपोज यहां पे एक दूसरा चार्ज है, दिस इज चार्ज Q2. ठीक है, और इन दोनों का जो डिस्टेंस है, इन दोनों का डिस्टेंस है R12. ठीक है ना, तो यहां पर इसके ऊपर ये जो फोर्स लगाएगा, फोर्स ऑन वन ड्यू टू टू. ठीक है, एक तो रिपल्सिव होगी तो इस डायरेक्शन में लगेगी, थोड़ा सा गड़बड़ बना है एरो, वरना इस डायरेक्शन में लगेगी. और इसका फॉर्मूला क्या होगा? F12 का फॉर्मूला होगा. F12 का क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R12 का क्यूब R12 है ना, R12. सपोज दिस डिस्टेंस इज R12, तो हम यहाँ पे R12 डाल देंगे. ठीक है, अच्छा, अब अगर यहाँ पर एक दूसरा चार्ज आ जाए, सपोज यहाँ पे एक दूसरा चार्ज आ जाए माइनस, सपोज Q3 चार्ज. ठीक है, तो यहाँ पे Q3 चार्ज की वजह से सपोज यहाँ पे एक माइनस Q3 चार्ज आ जाता है, तो इस Q और इसका जो डिस्टेंस है, ये वाला जो डिस्टेंस है, दिस इज R13. ठीक है, अब आप अगर आपको इन तीन की वजह से इसके ऊपर क्या फोर्स है वो कैलकुलेट करनी है, तो क्या करेंगे? अब आप भूल जाओ कि यहाँ पे Q2 वाला कोई चार्ज है भी. आप सिर्फ ये देखो कि यहाँ पे Q3 वाला चार्ज है जो कि कितने डिस्टेंस पे रखा हुआ है, R13 डिस्टेंस पे रखा हुआ है. तो ये फोर्स अट्रैक्टिव होगी या रिपल्सिव होगी? अट्रैक्टिव होगी, तो ये इस डायरेक्शन में लगेगी, अट्रैक्टिव फोर्स. ठीक है, सपोज मैं इसको बोल देता हूँ F13. ठीक है, F13 की वैल्यू कितनी होगी? F13 की वैल्यू होगी F13 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 अपॉन R13 का होल क्यूब R31. ठीक है, R31 है ना, कोई डाउट? अगर ये चार्ज नहीं होता, सिर्फ ये वाला चार्ज होता, तो इतनी फोर्स लगाता. अगर सपोज मैं बोलता हूं कि एक और चार्ज आ जाता है यहाँ पे, Qn चार्ज आ जाता है यहाँ पे, सपोज ये पॉजिटिव है, नेगेटिव है, कैसा भी है. ठीक है, हाँ श्रेयांशी मुझसे पूछो. क्योंकि ये देखो, अगर हम इसको लेते हैं, इस वाली डायरेक्शन को R12 लेते हैं, अवे वाली डायरेक्शन को, तो टुवर्ड्स वाली डायरेक्शन को 3-1 लेना पड़ेगा ना. ठीक है, यहाँ पे मैं हटा के 3-1 ही लिख देता हूँ, वो ज्यादा कन्वीनियंट रहेगा आपको समझने में. ठीक है, डायरेक्शन लिखी है, बस उल्टी हो गई ना डायरेक्शन. सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है Qn, तो और इसके बीच का डिस्टेंस कितना है? इसके बीच का डिस्टेंस है सपोज R1n, ये डिस्टेंस है इसके बीच में. तो यहाँ पे फोर्स कितनी होगी? F1n इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Qn अपॉन R1n का होल क्यूब R1n. बात समझ में आ रही है? अभी अगर खाली मैग्नीट्यूड की बात करते हैं तो आपको डायरेक्शन तो यहाँ से दिख ही रहा है, डायरेक्शन तो ये हो जाएगा. मैग्नीट्यूड देख लीजिए वहां से. ठीक है, मैग्नीट्यूड देख लीजिए वहां से. बात समझ में आ रही है? यस और नो?
तो अगर ऐसे करके n चार्जेस होंगे, ठीक है, n चार्जेस अगर यहाँ पर होंगे तो n चार्जेस की वजह से जो फोर्स लगेगी वो क्या हो जाएगा, इन सबका वेक्टर सम, इन सबका वेक्टर सम। तो हम F ड्यू टू सेकेंड चार्ज, F ड्यू टू थर्ड चार्ज, F ड्यू टू फोर्थ चार्ज, सारे चार्जेस की वजह से कैलकुलेट करेंगे और उसके बाद क्या हो जाएगा, सबको कैसे ले लेंगे, इन सबका वेक्टर सम ले लेंगे। दिस विल गिव द आंसर रिजल्टेंट, ठीक है। तो कूलम्स लॉ हमें सिर्फ और सिर्फ कितने चार्ज, यस जैसा भी ले लो आप, ये डायरेक्शन आपके ऊपर है। मैंने इस वाली डायरेक्शन को 1 2 ले लिया तो ये वाली डायरेक्शन 2 1 हो गई, ठीक है। ये आपकी मर्जी के ऊपर है कि हम किस तरीके से नोटेशन करते हैं, ठीक है। तो यहां पर कूलम्स लॉ हमारा सिर्फ और सिर्फ किसके लिए वैलिड है, दो चार्जेस के लिए, और दोनों पॉइंट चार्जेस होने चाहिए, पॉइंट चार्जेस के लिए वैलिड है। तो इन दोनों के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, इन दोनों के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है, इन दोनों के लिए कूलम्स लॉ एप्लीकेबल है। लेकिन जब मल्टीपल चार्जेस आ जाते हैं तो हमें कूलम्स लॉ के साथ साथ एक और प्रिंसिपल पढ़ना पड़ता है। कौन सा प्रिंसिपल है वो, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो कि क्या स्टेट करता है, the force on any charge due to a number of charges is the vector sum of all the forces on that charge due to the other charges taken one at the time, ठीक है। इसको लिख लीजिए, just write this down, ठीक है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को लिख लीजिए। ठीक है, क्या स्टेट करता है, द फोर्स ऑन एनी चार्ज ड्यू टू अ नंबर ऑफ अदर चार्जेस इज द वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस ऑन दैट चार्ज टेकन वन एट द टाइम। The individual forces are unaffected due to the presence of other charges and this complete is called superposition principle। अगर किसी को समझ में नहीं आया तो इसको हिंदी में पढ़ लो, हिंदी में बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। इंग्लिश में बहुत सारे टर्म्स हैं, ठीक है, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड इट। लिखना तो हमें अपने लैंग्वेज में ही है कि अगर बहुत सारे फोर्स चार्जेस हैं तो किसी भी दो के बीच में जो फोर्स होगी वो बाकी के चार्ज की वजह से इफेक्ट नहीं होगी, और जो हम टोटल निकालेंगे किसी भी एक चार्ज के ऊपर तो वो बाकी सबका क्या होगा, वेक्टर सम होगा, ठीक है ना। क्लियर है, अंडरस्टूड, ओके। नेक्स्ट ये देखिए, सपोज ये एक चार्ज है, चार्ज Q1, ये एक चार्ज है चार्ज Q2, ये एक चार्ज है चार्ज Q3। तो ऐसे, और ओरिजिन से ये कुछ अलग अलग डिस्टेंसेस पे लोकेटेड है। ये R2 डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ये R1 डिस्टेंस पे लोकेटेड है, ये R3 डिस्टेंस पे लोकेटेड है। तो पहले आप मुझे ये बताओ कि अगर इस तरीके से डिस्टेंसेस पता होते हैं ओरिजिन से तो क्या आप इनके बीच के वेक्टर्स निकाल सकते हो। मेरा क्वेश्चन एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूं, ठीक है। अगर मुझे ये पता है कि ये एक चार्ज है जिस जो ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है, ओरिजिन से इसका डिस्टेंस है R1, ठीक है, और ये एक दूसरा चार्ज है, इसका ओरिजिन से डिस्टेंस है R2, ये वाला डिस्टेंस है R2। तो क्या आप इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो, कैन यू कैलकुलेट, क्या होगा बताओ क्या होगा। तो बोलो, वेक्टर सम तो ठीक है, वेक्टर सम क्या होगा, आर या तो R1 माइनस R2 होगा या R2 माइनस R1 होगा। देखो हमें क्या करना है, ये वाला डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना, ठीक है, वी हैव टू कैलकुलेट दिस डिस्टेंस। तो हम एक वेक्टर इसको ले लेते हैं, एक वेक्टर इसको ले लेते हैं, एक वेक्टर इसको ले लेते हैं। तो हमारा ये R2 वेक्टर है, ये वो वाला वेक्टर है जो हमें कैलकुलेट करना है, R वेक्टर, ठीक है। सपोज इसको मैं 2 से 1 जा रहा है तो R21 बोल दे रहा हूं, ठीक है। और ये डिस्टेंस है R1 वेक्टर, तो मैं ये बोल सकता हूं R2 वेक्टर प्लस R21 वेक्टर इज इक्वल टू R1 वेक्टर, सिंपल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो हमारा R21 क्या हो जाएगा, R21 वेक्टर क्या हो जाएगा, R1 माइनस R2, ठीक है, या फिर R2 माइनस R1। तो हमेशा जब हमें पोजीशन वेक्टर गिवन होता है और हमें किसी के पोजीशन वेक्टर का मतलब क्या होता है, पोजीशन वेक्टर मतलब वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन, वेक्टर फ्रॉम ओरिजिन उसकी पोजीशन। तो जब भी हमें पोजीशन वेक्टर गिवन होता है और हमें कैलकुलेट करना होता है क्या, किसी दो के बीच का वेक्टर, तो वो हमेशा नॉर्मल डिस्टेंस फॉर्मूला या नॉर्मल पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कि ये वाला 3 वेक्टर्स हैं, एक R1 डिस्टेंस पे, एक R2 डिस्टेंस पे, एक R3 डिस्टेंस पे, ठीक है, ये हमारे हैं, एक R1 डिस्टेंस पे, एक R2 डिस्टेंस पे, एक R3 डिस्टेंस पे, है ना। तो यहाँ पर अगर
सेकेंड वाले और फर्स्ट वाले के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो R12 क्या हो जाएगा, R2 माइनस R1। अगर थर्ड वाले और फर्स्ट वाले के बीच का निकालना है R13 क्या हो जाएगा, R3 माइनस R1 या R1 माइनस R3। डिपेंड करता है कि आपको वेक्टर ये वाला चाहिए या वेक्टर ये वाला चाहिए, है ना, उस पर डिपेंड करेगा। किसी को कोई डाउट एनीवन, एनी डाउट टिल नाउ, क्लियर है पक्का? ठीक है, तो यहां पर आप देखो ये Q2 चार्ज है, Q2 Q1 पे कैसे लगाएगा, अवे, तो यहाँ पे इस पे अवे की तरफ लगा दिया क्योंकि सिमिलर चार्जेस हैं। और ये Q3 चार्ज है, ये भी इस पे कैसे लगाएगा, अवे, क्योंकि ये भी सिमिलर चार्जेस हैं। तो यहाँ पे इसका जो रिजल्टेंट चार्ज हो रिजल्टेंट फोर्स हो जाएगी वो इसका क्या हो जाएगा, इसका वेक्टर सम यहाँ पे हम लोगों ने कैलकुलेट किया है। ठीक है, वेक्टर सम निकालना आता है ना, वेक्टर सम कैसे निकालते हैं, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो ये एक वेक्टर है, ये दूसरा वेक्टर है, हम क्या करेंगे, पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर दिया हमने, ठीक है, जो ये वाला वेक्टर होगा दिस विल गिव द वेक्टर सम, ये वाला वेक्टर विल गिव द वेक्टर सम। ठीक है ना, बात समझ में आ गई? ओके, नेक्स्ट, तो दिस इज पैरेललोग्राम लॉ एंड दिस इज सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। Consider a system of three charges Q1, Q2 and Q3. The force on one charge, say Q1, due to other two charges Q2 and Q3 can be obtained by performing a vector addition on forces due to one of these charges. ठीक है, ये वही जो आपने अभी किया है, ये वही है। ठीक है, ये हमारा F1, ये F2 और ये इन दोनों का वेक्टर सम। ठीक है, thus if the force on Q1 due to Q2 is denoted by F12, F12 is given by even though other charges are present। तो F12 वही रहेगी जो पहले थी, जो हमने कल पढ़ा था, इवन दो अदर चार्जेस आर प्रेजेंट। इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि यहाँ पे कितने और चार्जेस प्रेजेंट हैं, जो दो चार्जेस के बीच में फोर्स रहेगी दैट विल रिमेन अनअफेक्टेड बाय प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस। ये कुछ इस तरीके से है। ठीक है, इस क्लास में चाहे एक बच्चा बैठ के पढ़ रहा हो, चाहे 10 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो, चाहे 100 बच्चे बैठ के पढ़ रहे हो, इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि कितने बच्चे और हैं। एक बच्चे को जितना अकेले बैठ के समझ में आ रहा होगा उतना ही 100 बच्चों के बीच में भी बैठ के उतना ही समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस, प्रेजेंस ऑफ अदर चार्जेस की वजह से ये इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्लियर? ओके, नेक्स्ट, दस F12 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R12 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे ये यूनिट वेक्टर लगाया है। बस ध्यान ये रखना है आपको कि जब यहाँ पे यूनिट वेक्टर होगा तब यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और जब यहाँ पे नॉर्मल वेक्टर होगा जब यहाँ पे क्यूब आएगा। और रीजंस बहुत लॉजिकल हैं, ठीक है, लेकिन कई बार लिखते वक्त हम बस कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अभी ये तो एक फॉर्मूला है, अभी इसी चैप्टर के खत्म होते होते ऐसे 4 फॉर्मूले आ जाएंगे। ठीक है, और जब तक सिलेबस खत्म होगा तब तक बहुत सारे फॉर्मूले आ जाएंगे, तो उस चीज में कंफ्यूज हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, इन द सेम वे द फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3, अब तीसरे चार्ज की वजह से वही हो जाएगा, Q1 Q3 अपॉन R13 और ये R13, राइट, विच अगेन इज द कूलम फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू Q3 इवन दो द अदर चार्ज Q2 इज प्रेजेंट। द टोटल फोर्स F1 on Q1 due to the two charges is given as F is equal to F12 plus F13। दिस, ये आप चाहो तो लिख लो, इसको बोलते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। अगर आप लोगों को याद हो तो हम लोगों ने इससे पहले सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में भी किया था, जहां पे बिल्कुल यही था, और हमने सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ऑसिलेशन वाले चैप्टर में भी किया था, जहां पे हमने कहा था अगर दो वेव्स कोइंसाइड करेंगी तो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y विल बी इक्वल टू y1 प्लस y2। जो याद है हम लोगों ने किया था कि अगर दो, हाँ नहीं, ये ऑसिलेशन वाला चैप्टर तो था ना, जिसमें हमने पढ़ा था कि दो अगर इस तरीके से वेव्स मूव कर रही होंगी, साइनोसॉइडल वेव्स, इसका डिस्प्लेसमेंट y1 होगा, इसका डिस्प्लेसमेंट y2 होगा, तो नेट डिस्प्लेसमेंट y विल बी गिवन बाय y1 प्लस y2। ये उसी तरीके का है, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हर जगह सेम चीज कहता है। ठीक है, कि हमारा जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी द वेक्टर सम ऑफ इंडिविजुअल टू पार्ट्स। ठीक है, ओके, आगे बढ़े। ठीक है ना, ये समझ में आ गया? ओके, तो यहाँ पे ये उसको नॉर्मली लिख दिया है।
The above calculation of force can be generalized to a system of more than 3 charges as shown in the figure. The principle of superposition states that if a system has n charges, the force on one charge is given by, it is unaffected by the presence of other charges, and the total force is given by the vector sum of all the forces. F is equal to F12 plus F13 plus F14 and so on F1n तक. तो यहाँ पे सारे ऐड कर दिए हमने, 1/4πε0 कॉमन ले लिया और बाकी सारी चीजें ऐड कर दी. ये वाला नोटेशन सबको समझ में आता है? किसी को डाउट तो नहीं है इस नोटेशन में? ठीक है, जब समेशन ऑपरेटर के साथ हम सेम चीज लिखते हैं, यहाँ पे जहां पे भी आई आएगा वहां पे पहले आई को 1 रखेंगे, ठीक है, फिर 2 रखेंगे, फिर 3 रखेंगे, ऐसे n तक रखेंगे और बीच में सब में क्या लगा देंगे? प्लस साइन लगा देंगे. तो ये और ये एग्जैक्टली सेम चीज है, बस ये समेशन ऑपरेटर के साथ और ये बिना ऑपरेटर के साथ. ठीक है ना? अंडरस्टूड? The vector sum is obtained as usual by the parallelogram law of addition of vectors. अब यहाँ पे बहुत सारे हैं तो भी हम यहाँ पे पैरेललोग्राम लॉ या पॉलीगनल लॉ, जो भी लॉ हमें लगाना होगा हम वो लगाएंगे. एक वेक्टर के आगे दूसरा वेक्टर लगाते चले जाएंगे और जो रिजल्टेंट होगा दैट विल बी गिवन बाय द लास्ट साइड, क्लोजिंग साइड. ठीक है, जब हम क्वेश्चंस करेंगे तब अगर किसी को इस वाले टॉपिक में डाउट हो तो वो एक बार बता दीजिएगा. ठीक है, कैलकुलेशंस लंबी होंगी इस चैप्टर की, ठीक है, क्योंकि आपको ये सब सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है, तो कैलकुलेशंस लंबी होंगी. ऑल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इज बेसिकली अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ कूलम्स लॉ एंड सुपरपोजिशन प्रिंसिपल. सो सोच लीजिए दैट इंपॉर्टेंट दिस टॉपिक इज. पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स लगभग इसका ही एप्लीकेशन आएगा. ठीक है, ओके. तो सिंपल एमसीक्यू जो हम लोग टॉपिक रिवाइज करने के साथ साथ कर रहे हैं. अ चार्ज Q1 exerts some force on second charge Q3 Q2 if the third charge Q3 is brought near the the force exerted by Q1 on Q2 will remain same या will change? Will remain same. तो decreases, increases, remain unchanged, increases, तो यहाँ पे remains unchanged. Two charges are placed at a distance apart in glass slab is introduced between them. A glass slab is introduced between them. Then the mutual force between the charges. अगर दो चार्जेस हैं और दोनों के बीच में एक ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी तो इनके बीच में जो फोर्स होगा वो डिक्रीज हो जाएगा या इंक्रीज हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा. पक्का या सेम रहेगा? इंक्रीजेस, डिक्रीजेस, रिमेन सेम, बिकम 0. देखो ध्यान से समझने की कोशिश करिए. ठीक है, अगर यहाँ पे एक चार्ज ये है, सपोज एक चार्ज ये है, अब हमने बीच में ग्लास स्लैब इंट्रोड्यूस कर दी. ठीक है, तो इसकी परमिटिविटी अलग होगी कि नहीं होगी? ठीक है, इसकी परमिटिविटी अलग होगी. तो जो अभी हम फॉर्मूला लगाते हैं F इज इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, तब R पूरा का पूरा ये हो जाता है ना? Q1 इधर है, Q2 इधर है. ठीक है, ये सॉरी ये F12 और ये F21, तो ये हमारा R पूरा का पूरा ये हो जाता है. लेकिन अब जो हम लगाएंगे ये इस वाले रीजन में तो एप्सिलॉन नॉट लगेगा, लेकिन इस वाले रीजन में यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट नहीं लगेगा, यहाँ पे कुछ और लगेगा जिसकी वजह से इट विल चेंज. तो अगर हम यहाँ पे बीच में मीडियम चेंज कर देते हैं तो क्या होगा? उसकी फोर्स चेंज हो जाएगी. और मैंने आपको कहा है सबसे ज्यादा फोर्स किस में लगती है? वैक्यूम में. तो कुछ भी होगा तो ये फोर्स कम हो जाएगी, इट विल डिक्रीज. ठीक है, इट विल डिक्रीज. बात समझ में आ गई? अंडरस्टूड ना? ओके, नेक्स्ट. ओके, दिस टॉपिक इज ओवर. ओके, तो अभी तक किसी को कोई डाउट? एनी डाउट? कूलम्स लॉ में हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ना स्टार्ट कर दिया, चार्जेस को यूज करना स्टार्ट कर दिया, चार्जेस के बीच में फोर्स निकालना स्टार्ट कर दी. लेकिन अभी भी हमने चार्जेस की थोड़ी सी प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ी हैं कि जब दो चार्जेस या एक चार्ज किसी मीडियम में प्रेजेंट होता है
तो वो किस तरीके से मीडियम को चेंज करता है, वो क्या क्या कर सकता है मीडियम के ऊपर। वी हैव नॉट स्टडीड दिस थिंग, ठीक है। तो अभी हम लोग थोड़ा सा चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ने जा रहे हैं। क्लास 10th में भी आपने चार्ज की प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, बट बहुत थोड़ी सी पढ़ी थी और हम आगे बढ़ गए थे करंट इलेक्ट्रिसिटी पे, ठीक है। लेट्स स्टडी दीज प्रॉपर्टीज इन वेरी डिटेल। आपका जो एनसीईआरटी का चैप्टर स्टार्ट होता है वो यहीं से स्टार्ट होता है, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, ठीक है। चार्जेस की प्रॉपर्टीज से स्टार्ट होता है। तो यहाँ पे सबसे पहले इलेक्ट्रिक चार्ज। Electrostatics deal with the study of phenomena associated with electric charges at rest. ये हम लोग कल पढ़ चुके हैं, right? The Greek first noticed electric charge by rubbing amber with fur. The Greek word amber is electron. तो ये amber is kind of a fossil, right? Kind of a fossil, ठीक है। और उसको हमने किससे रब किया, उसको हमने एक क्लॉथ से रब किया which was fur, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, आपको क्या लगता है, व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, व्हाट इज द कॉज ऑफ चार्ज? फ्रिक्शन इज वन, ठीक है, जो कि यहां पे हो रहा है। बेसिकली क्या होता है, आपको पता है कि जो एटम होता है, ठीक है, एटम के अंदर, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और बाहर इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं। तो यहाँ पे ये कुछ ऐसा रहता है, ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर प्रोटॉन्स रहते हैं और न्यूट्रॉन्स रहते हैं और इसके बाहर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स आर अट्रैक्टेड बाय न्यूक्लियस, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली चार्ज होते हैं और न्यूक्लियस पॉजिटिव चार्ज होता है। अब ये जो न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्शन होता है ना इलेक्ट्रॉन्स का, या न्यूक्लियस का अट्रैक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स के लिए, ये कहीं किसी मटेरियल में ज्यादा होता है, किसी मटेरियल में कम होता है ना। आपने पढ़ा है पूरी पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक टेबल में आपने पढ़ा है कि जो मेटल्स होते हैं वो इजीली लूज कर देते हैं इलेक्ट्रॉन्स, वेराज जो नॉन मेटल्स होते हैं वो मुश्किल से लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन्स। जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ग्रुप वाले एलिमेंट्स होते हैं दे आर गुड कंडक्टर्स बिकॉज दे लूज इलेक्ट्रॉन्स, वेराज जो 17th वाले ग्रुप 16th वाले ग्रुप के होते हैं वो इजीली अट्रैक्ट करते हैं। तो इजीली अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, उनके न्यूक्लियस के पास पावर ज्यादा है तो वो क्या करते हैं, कोई चलता फिरता इलेक्ट्रॉन भी अट्रैक्ट कर लेते हैं। वेराज जिनके न्यूक्लियस में पावर कम होती है वो अपने शेल वाले इलेक्ट्रॉन्स को भी लूज कर देते हैं। बात समझ में आई? अब जब हम दो सब्सटेंसेस को घिसते हैं, है ना, दो सब्सटेंसेस को रब करते हैं, तो अगर दोनों की अट्रैक्टिंग कैपेबिलिटी अलग अलग होती है तो क्या होता है, जब हमने एनर्जी दी तो ये इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकलना चाहते हैं, जिसके न्यूक्लियस के पास ताकत कम है उससे निकल जाते हैं, और जिसके न्यूक्लियस के पास ताकत ज्यादा है वो इसको खींच लेते हैं। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स हमें पता है कि नेगेटिवली चार्ज होते हैं, तो जिसके न्यूक्लियस के पास ताकत कम होती है उससे इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, तो उसके पास इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाते हैं, तो उसके ऊपर कैसे चार्जेस आ जाते हैं, पॉजिटिव चार्जेस आ जाते हैं। और जिसके न्यूक्लियस से अट्रैक्ट हो जाते हैं, ठीक है, उनके पास क्या कैसे चार्जेस आ जाते हैं, नेगेटिव चार्जेस आ जाते हैं, ठीक है। दिस इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रोस्टैट्स, है ना। तो यहाँ पर जब एक पूरी इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज होती है, जैसे आप लोगों ने केमिस्ट्री में वो पढ़ा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, वैसे ही एक इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज भी होती है। तो उस सीरीज में जो ऊपर आता है, अगर उसको हमने ऐसे सब्सटेंस के साथ रब किया जो नीचे आता है, तो ऊपर वाला इलेक्ट्रॉन्स लूज करेगा और नीचे वाला इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ऊपर वाला इलेक्ट्रो पॉजिटिव बनेगा और नीचे वाला इलेक्ट्रो नेगेटिव बनेगा, ठीक है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक सीरीज, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। नेक्स्ट, यू माइट हैव ऑब्जर्व्ड दीज केसेस, ये देखा है कभी, ठीक है। कभी 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 सर्दियों में अगर आप ऐसे क्या कहते हैं, धूप में बैठे हो बाहर या चेयर पे बैठे हो, तो चेयर के साथ बाल लग के ना इसी तरीके से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। या किसी चार्ज चीज को अगर आप पकड़ोगे तो हमारी बॉडी के अंदर चार्ज ट्रैवल होगा और हमारे जो बाल होंगे वो इस तरीके से खड़े हो जाएंगे। कैथोड रे वाले ट्यूब वाले टीवी जो आते थे ना पहले, सीआरटीज जो आते थे, उसके अंदर भी होता था, अगर पास में जाते हैं तो हमारे हेयर उससे इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज की वजह से खड़े हो जाते हैं, ठीक है। तो दिस इज दैट। तो यहाँ पे ये तो सबने देखा है ना, ये तो सबने किया है इनफैक्ट, ठीक है, कि अगर हम कोम को ड्राई हेयर पे रब करते हैं तो क्या हो जाता है, वो उसके पास मैजिकल कैपेबिलिटीज आ जाती है, ठीक है। ये भी सबने किया है ना, कि अगर हम बलून को रब करते हैं उसके बाद दीवार पे लगाते हैं तो वहां पे चिपक जाता है, ठीक है। तो कुछ तो होगा उस बलून के अंदर जो रब करने से पहले नहीं था और रब करने के बाद डेवलप हो जाता है। क्या है वो? चार्ज। क्या है वो? चार्ज है।
तो सो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग इन ऑल दीज केसेस, बेसिकली एक जगह से चार्ज दूसरी जगह ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से ऑब्जेक्ट्स चार्ज हो जा रहे हैं, ठीक है ना। नाउ लेट अस सी व्हाट इज एग्जैक्टली हैपनिंग हियर, ठीक है। ये एक बॉडी है जो कि जिसके पास पॉजिटिव चार्जेस भी हैं, नेगेटिव चार्जेस भी हैं, लेकिन पॉजिटिव चार्जेस एक्सिस में हैं, ठीक है, इसी वजह से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्जेस दिख रहे हैं आपको। दिस बॉडी इज होल्डिंग चार्जेस ऑन इट्स सरफेस। These charges are not in motion but stationary on the surface, ठीक है। The study of these charges is called static electricity और electrostatics, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, right? Clear? Okay. Copper wire, negative terminal, positive terminal, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज। अब अगर हमने एक कॉपर वायर के अंदर नेगेटिव और पॉजिटिव टर्मिनल्स क्रिएट कर दिए, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये किधर से किधर ट्रैवल करना स्टार्ट कर देंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ। तो ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। फिर जो ब्रांच ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आएगी दैट विल बी करंट इलेक्ट्रिसिटी, दैट इज नॉट कॉल्ड स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। तो उसको स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी नहीं, करंट इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं, जब कंटिन्यूसली चार्जेस एक डायरेक्शन से दूसरी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। ओके, तो दीज चार्जेस आर इन मोशन, सो द स्टडी ऑफ दीज चार्जेस इज कॉल्ड डायनेमिक और करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। ओके, so the difference between electrostatics and current electricity are charges at rest, whether they are at rest or they are in motion. अब अगर हम पिछले वाले केसेस में देखें, जब हमने किसी चार्ज ऑब्जेक्ट को टच किया था, हमारे बाल खड़े हो गए थे, तो भी तो चार्जेस मूव कर रहे हैं, ठीक है। अगर हम फ्रिक्शन वाले केस में देखें, एम्बर को जब फर के साथ रब किया था, तो भी तो चार्ज मूव कर रहा है, एक जगह से दूसरी जगह रब करके जा रहा है, ठीक है, तो भी तो चार्ज मूव कर रहा है। फिर हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में क्यों कंसिडर करते हैं, करंट में क्यों नहीं कंसीडर करते? फिर हम उसको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में या स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी में क्यों कंसीडर करते हैं, करंट इलेक्ट्रिसिटी में क्यों नहीं करते? दैट इज बिकॉज वहां पे क्या हो रहा है, चार्ज एक बार ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ मूव कर जाता है, फिर रुक जाता है, ठीक है। लेकिन करंट इलेक्ट्रिसिटी में तब जब हम कॉन्स्टेंटली एक पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करके रखते हैं, और क्या हो जाता है, और यहाँ पर उससे ज्यादा पोटेंशियल से कम पोटेंशियल तक चार्ज हर समय मूव करता रहे, ठीक है, दैट इज कॉल्ड करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्स्टेंटली एनर्जी सप्लाई करके रखनी पड़ती है। वेयर एज स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हमें एक बार एनर्जी देनी होती है और उसके बाद वो चार्जेस डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। समझ में आ गई ना, दो ब्रांच का जो दोनों ब्रांचेस आप पढ़ने वाले हो उसका बेसिक डिफरेंस तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। ओके, concept of charge. What is a charge? It is the physical property of matter that causes it to experience a force when close to other electrically charged matter. ये कल हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्ज एक इतना फंडामेंटल प्रॉपर्टी होती है कि इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो ऐसे दे पाना बहुत मुश्किल है, मतलब नॉर्मली डिस्क्राइब करना इसको बहुत मुश्किल है, हम इसकी प्रॉपर्टीज के फॉर्म में एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, फोर्स when close to another electrically charged matter, ये वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे हम, ठीक है। तो एक पॉजिटिव चार्ज है, एक नेगेटिव चार्ज है, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज होंगे तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट, और अगर दोनों लाइक चार्जेस होंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को रिपेल, ठीक है, फोर्स ऑफ रिपल्शन। ओके ना, ये सारी चीजें तो बहुत बेसिक है। द फोर्स इज ड्यू टू अ प्रॉपर्टी कॉल्ड चार्ज। कॉन्सेप्ट ऑफ चार्ज, चार्जेस आर क्लासिफाइड इनटू टू। अच्छा, अब अगर नॉर्मली किसी ने डिस्कवर किया होता चार्ज को, तो ठीक है, अब दो तरीके के चार्ज हमें पता चल गया कि दो तरीके के होते हैं, तो वो अपने नाम अपनी वाइफ के नाम पे रख देता है ना, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली चीजें होती हैं फिजिक्स के अंदर, साइंटिस्ट अपने नाम के हिसाब से रख देते हैं ना चीजें, कूलम्स लॉ, एम्पियर, है ना, और बाकी वोल्ट, ये सारी चीजें क्या है, साइंटिस्ट के नामों पे पड़ी है। तो यहाँ पर कोई भी साइंटिस्ट किसी चीज का नाम पॉजिटिव और नेगेटिव क्यों रखेगा, ठीक है। दो चार्जेस डिस्कवर किए और एक का नाम पॉजिटिव रख दिया, एक का नाम नेगेटिव रख दिया। वो इसलिए क्योंकि जनरली कोई भी क्वांटिटी होती है ना फिजिक्स में, अगर हम उसको और सप्लाई कर दें तो हमेशा वो इंक्रीज होती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने एक चॉकलेट थी हमारे पास और एक चॉकलेट और दे दी, तो आप कितनी हो गई, दो, यस और नो, ठीक है। अगर हमारे पास क्या कहते हैं 5 स्वीट्स थी और हमने 2 स्वीट्स और दे दी, तो वो कितनी हो जाएंगी, 7, ठीक है, इंक्रीज ही होंगी। लेकिन
फिजिक चार्जेस के साथ ऐसा नहीं है। चार्जेस सपोज पहले से 5 है, ठीक है, और हमने क्या किया, 2 और दे दिए तो हो सकता है 3 ही बचे, ठीक है। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमने 2 ऑपोजिट नेचर के चार्जेस दिए और 3 ही चार्ज बचे। तो ऐसा तभी हो सकता था जब ये जो दोनों क्वांटिटीज थी, दोनों टाइप्स ऑफ चार्जेस थे, ये एक दूसरे से एल्जेब्रिकली डिफरेंट हो, ठीक है। और एल्जेब्रिकली डिफरेंट का मतलब क्या हो गया कि एक पॉजिटिव वैल्यू रखता हो और एक नेगेटिव वैल्यू रखता हो, इसलिए चार्जेस का नाम क्या पड़ गया, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। अब किसका पॉजिटिव किसका नेगेटिव ये जब डिस्कवर हो रहे थे उस टाइम पे जो वैल्यू डली ये तब डल गई। हो सकता है इलेक्ट्रॉन्स को आज की डेट में हम तब पॉजिटिव बोल रहा होता, तो आज की डेट में हम इलेक्ट्रॉन्स को पॉजिटिव चार्ज ही बोलते हैं और प्रोटॉन्स को नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। लेकिन अब तो हमें बहुत अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रॉन्स इज नेगेटिवली चार्ज, प्रोटॉन्स इज पॉजिटिवली चार्ज, ठीक है। तो यहाँ पे चार्जेस आर क्लासिफाइड एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये भी हम कल पढ़ चुके हैं कि चार्ज इज अ स्केलर क्वांटिटी। प्रोटॉन इज सेड टू हैव अ पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन इज सेड टू हैव अ नेगेटिव चार्ज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज इक्वल टू, किसी भी बॉडी के ऊपर चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ठीक है। इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये वैल्यू कितनी होती है, नेगेटिव, और प्रोटॉन के ऊपर ये वैल्यू कितनी होती है, पॉजिटिव, ठीक है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम, ओके। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस। चार्ज लाइक मास इज द फंडामेंटल एंड इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है, राइट। चार्ज भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है और मास भी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, चार्ज और मास में डिफरेंस बताइए, चार्ज और मास में डिफरेंस बताइए। आपके बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। व्हाट राइट 3 डिफरेंसेस इन चार्ज एंड मास, या अ चार्ज्ड बॉडी एंड अ बॉडी possessing mass and charge। टू अट्रैक्ट और रिपेल, तो हम ये बोल सकते हैं बिकॉज ऑफ मास द टू बॉडीज ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर, ठीक है। बिकॉज ऑफ चार्ज द बॉडी कैन अट्रैक्ट ईच अदर एज वेल एज रिपेल ईच अदर, ठीक है ना। तो जो मास की वजह से जो फोर्स लगती है दैट इज ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर, वेयर एज चार्ज की वजह से जो फोर्स लगती है दैट मे बी अट्रैक्टिव मे बी रिपल्सिव इन नेचर। और मास तो एक बॉडी के पास होगा ही, दैट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी एंड दैट इज अ कंपलसरी प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, ठीक है। लेकिन चार्ज मे और मे नॉट बी प्रेजेंट ऑन अ बॉडी, है ना। एक बॉडी चार्ज हो भी सकती है और एक बॉडी इंट्रिंसिकली अनचार्ज भी हो सकती है, ठीक है। बट मास इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है ना, ओके। चार्ज रिमेन्स क्वांटाइज्ड वेयर एज मास इज कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, व्हाट डू यू मीन बाय क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, मतलब मतलब Q इज इक्वल टू एन ई, लेकिन इसका मतलब क्या है, किसी भी चीज का क्वांटाइज्ड होने का मतलब क्या है, आपके मार्क्स क्वांटाइज्ड हो सकते हैं, इसका मतलब क्या है, मतलब या तो हाफ के इंटीग्रल मल्टीपल्स में हो सकते हैं, या तो आपके मार्क हाफ होगा या 1 होगा या 1.5 होगा या 2 होगा या 2.5 होगा या 3 होगा, इस तरीके से ही हो सकते हैं। हाँ, आपके मार्क्स 2.7 नहीं हो सकते, यस और नो। तो यहाँ पे लेकिन किसी चीज का मास जो है वो कंटिन्यूअस होता है, कोई जरूरी नहीं है, किसी का मास 2.7 kg भी हो सकता है, 2.71 kg भी हो सकता है, 2.715 kg भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो मास इज नॉट क्वांटाइज्ड, इट रिमेन्स कंटिन्यूअस, वेयर एज चार्ज इज क्वांटाइज्ड, ठीक है। बात समझ में आ गई, ओके। तो यहाँ charge is carried by a proton is positive and that carried by an electron is negative. Unlike charges attract each other whereas like charges repel each other. तो अगर नेगेटिव नेगेटिव होंगे तो वो रिपेल करेंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे तो वो भी रिपेल करेंगे, और अगर पॉजिटिव नेगेटिव होंगे तो वो अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, द फोर्स बिटवीन चार्जेस वेरी एज इनवर्स स्क्वायर ऑफ देयर सेपरेशन, ये हम लोगों ने कल देख लिया है, ठीक है। कौन सी हाँ, कूलम्स लॉ, ठीक है। इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड, यहाँ पे थोड़ा सा करेक्शन करना चाहूंगा मैं, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लीजिए आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व्ड,
आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्ज इज ऑलवेज कंजर्व। मतलब ये है कि अगर एक अकेला चार्ज होगा तो हम ना तो उसको क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन दो चार्जेस को हम क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं। मान लो हमने एक पॉजिटिव चार्ज लिया और एक नेगेटिव चार्ज लिया और इन दोनों को पास पास लेकर आ गए तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 0। तो हमने दो चार्जेस डिस्ट्रॉय कर दिए, 0 हो गया, ठीक है। और अगर एक नॉर्मल एटम है, इससे हमने इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया, हम इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे तो क्या हो जाएगा, पहले ये न्यूट्रल था, ठीक है, हमने इससे इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिया तो हमने एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट कर दिया और एक नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर दिया। तो पेयर में हम चार्जेस को क्रिएट भी कर सकते हैं और डिस्ट्रॉय भी कर सकते हैं, लेकिन आइसोलेटेड इलेक्ट्रिक चार्जेस ना तो क्रिएट कर सकते हैं ना तो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर? अंडरस्टूड ना एवरीवन? ओके, नेक्स्ट। इलेक्ट्रिक चार्जेस ऑलवेज रिमेन क्वांटाइज्ड। इसका मतलब समझ में आ गया कि हमेशा क्वांटाइज रहते हैं, मतलब किसी ना किसी चीज के इंटीग्रल मल्टीपल में रहते हैं। वैसे अगर हम नॉर्मली बात करें तो किसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में रहते हैं? नहीं, होल इंटीग्रल मल्टीपल मतलब होल नंबर किसका? इलेक्ट्रॉनिक चार्ज का। जो आपने अभी अभी पढ़ा ना 1.6 इंटू 10⁻⁻19, उसके इंटीग्रल मल्टीपल्स में रहते हैं। तो आज की डेट में हमने और भी बहुत छोटे पार्टिकल्स डिस्कवर कर लिए हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन से भी छोटे छोटे पार्टिकल डिस्कवर कर लिए हैं, हाँ, जिसमें क्वार्क्स एक पार्टिकल है, ठीक है। तो हम ये बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स एंड प्रोटॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, न्यूट्रॉन इज मेड अप ऑफ 3 क्वार्क्स, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि वो जो सबसे छोटा पार्टिकल है ना, वो अब इलेक्ट्रॉन नहीं रह गया, क्वार्क बन गया है, ठीक है। लेकिन क्वांटाइजेशन कंडीशन अभी भी वैलिड है। वो जो पहले इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के लिए क्वांटाइज था, अब किसके लिए है, उसके 1/3 चार्ज के लिए क्वांटाइज है। मतलब पहले आपके मार्क्स जो थे वो हाफ के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होते थे, अब हमने ये बोल दिया कि आप 0.2 के इंटीग्रल मल्टीपल्स में होंगे, या तो आपके मार्क्स 0 हो सकते हैं या 0.2, 0.4, 0.6, 0.8, 0.10, लेकिन रहेंगे किसी ना किसी चीज के इंटीग्रल मल्टीपल में। बात समझ में आ गई ना? अंडरस्टूड? तो इलेक्ट्रिक चार्ज रिमेन क्वांटाइज्ड। इलेक्ट्रिक चार्जेस एडिटिव, एडिटिव का मतलब क्या होता है, Q1 प्लस Q2 टोटल चार्ज इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द इंडिविजुअल चार्जेस। मतलब किसी बॉडी पे अगर हम 10 चार्ज डाल दें तो वहां पे वो क्या होगा, वो उसका एल्जेब्रिक सम होगा। मतलब पहले Q1 डाला, फिर Q2 डाला, फिर Q3 डाला, तो सबको साइन के साथ ऐड कर देते हैं, दैट इज एडिटिव, ठीक है। ये लिख लीजिए, प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस, जस्ट राइट डाउन properties of electric charges. Properties of electric charges. लिख लिया? ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आप लोग अपनी कॉपीज निकालिए। आज की क्लास में किसी को कोई डाउट, एनी डाउट?